इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन प्रश्न पत्र जो कि डीएलएड 2018 बैच के समय नवंबर 2020 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप 18 बैच के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में वर्ष 2019 में जब डीएलएड 2017 बैच की परीक्षाएं हुई थी उनके भी सभी सब्जेक्ट्स के पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो चलिए इस पेपर को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। ऑप्शन नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती सही उत्तर होगा, पहले का पहला ऑप्शन। दूसरा प्रश्न था, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया। ऑप्शन नंबर 2 जनरल डायर सही उत्तर होगा, क्योंकि इन्हीं के ऑर्डर पर जलियांवाले बाग में गोलियां चलाई गई थी। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 जनरल डायर सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1942। चौथा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है। उच्च न्यायालय यानी कि हाईकोर्ट की बात की जा रही है, तो इलाहाबाद में हाईकोर्ट स्थित है और उसी की एक शाखा माननीय लखनऊ खंडपीठ बोला जाता है। तो यहाँ पर लखनऊ की चर्चा नहीं की गई है, इस वजह से चौथे का ऑप्शन नंबर 1 इलाहाबाद सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 कानपुर इसका सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, अशोक चक्र में तिलियां होती हैं, तो इसमें कुल 24 तिलियां होती हैं। छठे का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। सातवां प्रश्न है, प्रदूषण के प्रकार हैं। देखिए, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण के प्रकार हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सभी इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर आजाद सही उत्तर है। नौवां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 बेगम हजरत महल सही उत्तर है। 10वां प्रश्न है, मनरेगा योजना किस सन लागू की गई थी। यहां पर देखिए प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला हो सकता है, क्योंकि पहले मनरेगा का नाम नरेगा था, ठीक है। तो जब नरेगा योजना प्रारंभ की गई थी वर्ष 2005 में, और उसके बाद से नरेगा में महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ करके इसको मनरेगा वर्ष 2009 में किया गया था। तो प्रश्न में आपसे मनरेगा के बारे में पूछा जा रहा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 2009 इसका सही उत्तर है। 11वां प्रश्न है, कर्मा लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 4 सोनभद्र का सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहां पर देखिए जनसंख्या घनत्व की बात की जा रही है, ना कि सर्वाधिक जनसंख्या की बात की जा रही है। तो बिहार इसका सही उत्तर होगा, 12वें का ऑप्शन नंबर 2। 13वां प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। ऑप्शन नंबर 1 3:2 सही उत्तर होगा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 गेहूं नकदी फसल नहीं होता है। 15वां प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 5 फरवरी 1922 इसका सही उत्तर होगा। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। 16वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के 2 कारण बताइए। पहला कारण है निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़कना। जैसा कि आपको ज्ञात होगा 31 मई 1857 पहले तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन चर्बी युक्त कारतूस का विद्रोह करने के चक्कर में श्री मंगल पांडे जी ने 24 मार्च को ही 1857 की क्रांति एक तरीके से उनके द्वारा भड़का दी गई। तो निश्चित तिथि से पहले जब क्रांति भड़क गई तो व्यापक लेवल पर इसका विद्रोह नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये असफल हो चुका था। और दूसरा प्रमुख कारण इसका लिख सकते हैं कि ये क्रांति सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही उजागर हो पाई थी, व्यापक स्तर पर इसको उतनी पहचान नहीं मिल पाई। साथ ही जो सभी क्रांतिकारी थे इसमें अपने अलग अलग लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे, जैसा कि नाना साहब अंग्रेजों के द्वारा अपने पेंशन बंद करने के खिलाफ इस विद्रोह में शामिल हुए थे। और भी प्रमुख कारण थे, जैसे क्रांतिकारियों में प्रभावी नेता का अभाव था। तो ये कुछ प्रमुख कारण है, जिसमें से 2 कारण आप लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत बताइए। पहला, ईश्वर एक है, वह सर्वव्यापी एवं निराकार है। दूसरा आप लिख सकते हैं, आत्मा अजर अमर और शरीर नाशवान है। और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि ब्रह्म समाज प्रेम व सत्य में विश्वास करता था और जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। 18 प्रश्न है, जेट धारा किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में तेज गति से जो धाराएं चलती हैं, जिनकी दिशा वस्तुतः पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, उन्हें जेट धारा के नाम से जानते हैं। 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से 4 जनजातियां पाई जाती हैं, थारू, खसवार, बुक्सा और माहीगिरी। ये प्रमुख जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की।
20वां प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। 21वां प्रश्न है, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। सितंबर 1932 में डॉक्टर अंबेडकर और अन्य स्वर्ण हिंदुओं के बीच में ये एक समझौता किया गया था जिसका नाम पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं जैसे कि जो सरकारी सेवाएं होती हैं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ जो दलित वर्ग के लिए पहले पृथक निर्वाचक मंडल होते थे उनको समाप्त कर दिया गया और व्यवस्थापिका सभा में ही हरिजनों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित कर दिए गए। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो पहले 47 थी उसको बढ़ा करके 147 कर दी गई थी। तो ये कुछ प्रमुख समझौते थे पूना समझौता के अंतर्गत। 22वां प्रश्न है, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो जूट उद्योग और कपास उद्योग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं? प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच जो सीवर्स की संधि हुई थी उसके बाद से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए थे और एक तरह से तुर्की राज्य जो था वह छिन्न भिन्न हो गया था जिसका पूरे संसार भर में व्यापक प्रभाव पड़ा क्योंकि जो तुर्की के सुल्तान थे उनको सभी लोग खलीफा मानते थे। खलीफा मतलब कि धर्मगुरु मानते थे। इस प्रकार से ब्रिटिश सरकार पर तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में सही रूप से व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त दबाव डालने के उद्देश्य से भारतीय मुसलमानों के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन प्रारंभ किया जिसका नाम खिलाफत आंदोलन था। और इस आंदोलन में मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद प्रमुख थे। 24वां प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। 25वां प्रश्न है, कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा उद्योग के लिए। 26वां प्रश्न है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। 27वां प्रश्न है, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो इसका उत्तर होगा 60 डेसिबल। 28वां प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत के अंत का वर्णन किया गया है। उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17। 29वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 30वां प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 31 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 2 खनिज संपदा का वर्णन कीजिए। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, कोयला, डोलामाइट, बॉक्साइट, कांच, बालू और पोटास लवण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चूना पत्थर की बात की जाए तो मिर्जापुर और सोनभद्र में, कोयला सिंगरौली जो कि सोनभद्र में है वहाँ पाया जाता है, डोलामाइट मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा में पाया जाता है और बॉक्साइट बांदा और चंदौली जिले में पाया जाता है। डोलामाइट की बात की जाए तो इसका उपयोग पोर्टलैंड सीमेंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसे उत्पाद बनाने में किया जाता है। तो ये कुछ प्रमुख खनिज संपदा के बारे में आप लिख सकते हैं। 32वां प्रश्न है, सुरक्षा परिषद से आप क्या समझते हैं? कार्य बताइए। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रमुख अंग है जिसका प्रमुख कार्य सुरक्षा एवं शांति बनाए रखना है। जब भी राष्ट्रों के बीच मनमुटाव की स्थिति आती है तो ये इसकी बैठक बुला करके वहां पर शांति स्थापित करने की कोशिश की जाती है। इसमें कुल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 सदस्य जो देश हैं वो परमानेंट हैं जिनमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये सभी स्थायी देश हैं और अन्य जो 10 देश होते हैं वह महासभा द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए उनके भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुना जाता है। बात करेंगे 33 प्रश्न की, गैर सरकारी संगठन से क्या आशा है? गैर सरकारी संगठन सामाजिक स्वैच्छिक संस्था होती है जो कि सरकार के दबाव के बिना कार्य करती है और समय समय पर सरकार अगर चाहे तो इन संगठनों को अनुदान के रूप में धनराशि दे सकती है और ये सभी संगठन समाज के उत्थान के लिए बिना लाभ के उद्देश्य से कार्य करते हैं। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा था। इसके अंतर्गत
सरकार का सहयोग ना करना, साथ ही कर अदायगी जैसी चीज़ों पर रोक लगाना, समस्त स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हुए उनको जला देना, नमक कानून का उल्लंघन करना और स्वयं नमक बनाने जैसे उद्देश्य इसमें शामिल किए गए थे। दूसरा प्रश्न पूछा गया था इसी में, पूना समझौता के बारे में लिखिए। सितंबर 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और स्वर्ण हिंदुओं के बीच एक समझौता किया गया जिसे पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत जो प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या पहले 47 थी, उसको बढ़ा करके 147 कर दी गई। इसके अलावा दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं यानी कि सरकारी सेवाओं और स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था भी की गई थी। इसके अलावा जो पहले दलित वर्ग के लिए अलग से निर्वाचक मंडल थे उनको समाप्त कर दिया गया और व्यवस्थापिका सभा में ही हरिजनों के लिए स्थान सुरक्षित रख दिए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी पूना समझौता की। 35वां प्रश्न है, मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। स्क्रीन पर आप मौसम और जलवायु के बीच अंतर देख पा रहे होंगे। मौसम में प्रतिदिन परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु लगभग वर्ष भर के मौसम का औसत होता है। मौसम एक छोटे क्षेत्र से संबंधित होता है, जबकि जलवायु जो होता है वह बड़े क्षेत्र से संबंधित होता है। जैसे कि आप देख लीजिए, अगर आज किसी जिले में बारिश हो रही है और दूसरे जिले में बारिश हो सकता है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर जलवायु बोला जाए तो बोलेंगे कि औसत जलवायु उन सब का पूरे देश भर में क्या है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है। और मौसम की प्रकृति अस्थायी होती है, यानी कि आज बारिश हो रहा है, कल अचानक से तेज़ धूप निकल जाएगा, फिर उसके बाद से मौसम कोहरा टाइप का हो जाएगा। इस टाइप से अचानक से मौसम में परिवर्तन हो सकते हैं, यानी कि इसकी जो प्रकृति होती है वह कम स्थायी होती है, जबकि जलवायु की जो प्रकृति होती है वह अधिक स्थायी होती है। मौसम के अंतर्गत अल्पकालिक यानी कि छोटे समय के वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि जलवायु के अंतर्गत दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन किया जाता है। बात करेंगे 36वें प्रश्न की, आतंकवाद क्या है, इसको समाप्त करने के क्या उपाय होंगे। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि जीवन, भौतिक अखंडता और मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाले, साथ ही बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और जानबूझकर भय का वातावरण स्थापित करने वाली जैसी गतिविधियां आतंकवाद कहलाती हैं। इनको समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं कि सरकार की जो नीतियां होती हैं वो किसी वर्ग विशेष या फिर क्षेत्र विशेष से संबंधित ना होकर के सभी का एक साथ विकास करने के संदर्भ में कार्य करे। जैसे कि आप देखेंगे जो नक्सल होते हैं उनका कुछ ना कुछ सरकार से मनमुटाव होता है, जिसके वजह से वह सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं और आतंकवाद जैसी गतिविधियां प्रकाश में आती हैं। तो सरकार को चाहिए कि उनसे एक स्पष्ट बातचीत करके उनकी समस्याओं का हल निकाले। बात करेंगे 37वें प्रश्न की, 1857 ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों का उल्लेख कीजिए। इसमें बहुत से कारण थे, जैसे कि राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण। जैसे कि राजनीतिक कारण में आप लिख सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की जो राज्यों को हड़पने की नीति थी उसकी वजह से ये विद्रोह उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा आप आर्थिक कारण में लिख सकते हैं कि दोषपूर्ण भूमि व्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या की वजह से ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए विद्रोह छिड़ा था। धार्मिक कारण में आप लिख सकते हैं कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जोरों पे कराया जा रहा था और जबरदस्ती गैर ईसाई धर्म के लोगों को भी जबरदस्ती ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। सामाजिक कारण में आप लिख सकते हैं कि भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था। 38 प्रश्न है, भूमंडलीकरण के आर्थिक प्रभाव को समझाइए। भूमंडलीकरण को वैश्वीकरण भी कहते हैं, यानी कि ग्लोबलाइजेशन। इसके अंतर्गत विभिन्न देश एक मंच पर आते हैं और इसका आर्थिक प्रभाव ये होता है कि सभी देशों को एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार मुहैया हो जाता है अपने प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचने के संदर्भ में। इस प्रकार से अगर कोई देश गरीब है और उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन अधिकाधिक मात्रा में है जो कि अन्य देशों के लिए रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर वो अपने कच्चे या फिर रॉ मटेरियल को दूसरे देशों को प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। 39वां प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है इसमें बहुत कुछ आप के पास लिखने के लिए होगा कि 1857 की क्रांति से चीज़ें धीरे धीरे अंग्रेज़ों के विरुद्ध होती चली गई और किस प्रकार से अंग्रेज़ों का विरोध किया गया। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो बहुत सी चीज़ें आंदोलन के रूप में और
छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में आप लिख सकते हैं। 40वां प्रश्न है, भारत के उत्तर मैदानों का उल्लेख करिए। उत्तरी मैदान स्थित है। यहाँ अगर इसके विस्तार की बात की जाए तो पश्चिम में राजस्थान से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक ये फैला हुआ है। और अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक एरिया में ये फैला हुआ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इस मैदान में उर्वर भूमि और पानी की पर्याप्त उपलब्धता और अनुकूल जलवायु के कारण यह मैदान बहुत ही उपजाऊ होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपका ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2020 में डीएलएड 2018 बैच के अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों के कंप्लीट सॉल्यूशन और डीएलएड 2017 बैच के समय चतुर्थ सेमेस्टर में पूछे गए प्रश्न पत्रों के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।